जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। दोस्तों, मैं ओंकारमल खिचड़ बोल रहा हूँ, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा। आज मैं शेड़ा गांव में पहुंचा हूँ। ये बहुत बड़ी तादाद है। इस गांव के अंदर काफ़ी घर हैं और ये डॉक्टर अयूब खान जी का हॉस्पिटल है। अभी नया हॉस्पिटल बनाया है। इनके बड़े भाई साहब जी रिटायर्ड फौजी हैं और आकमरी जी खड़े हैं गेट के ऊपर। और हम आपको अंदर जाकर के हॉस्पिटल का पूरा एक नमूना दिखाएंगे और किस तरह से ये कोविड-19 के अंदर गांव के आसपास के 15-20 गाँव को कितना लाभ देगा और कितना दे रहे हैं। अयूब खान जी काफ़ी वर्षों से डॉक्टर हैं यहाँ। उनके परिवार में भी 2 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, सरस्वती पब्लिक स्कूल से निकले हुए, और 2-3 बच्चे हैं वो नेवी एयरफोर्स डिफेंस में भर्ती हुए हैं। हम आपको अंदर का पूरा सीन दिखा रहे हैं। आइए आप। मैं भी गेट के अंदर इंटेंस हुआ हूँ और यहाँ सबसे पहले तो इनका लोन देखिए कितना शानदार है। शायद देखो इनको आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने सब प्रकार के छोटे छोटे पौधे लगे हैं अभी, और दूब भी लगा रखी है। और इस साइड में देखो आपको कितना फर्स्ट क्लास शानदार बंगला है। और ये आने वाले समय में इतना बड़ा सौगात होगा आसपास के 15 गांव के लिए कि मतलब शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि इनके घर के खुद 2 बच्चे सरस्वती स्कूल से निकले हुए डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है और एक मेडिकल अफसर लग गया हजारिया के अंदर। हिदायत खान जी का लड़का था और तैयूब नाम था। और मेरे पास स्कूल खोली से सरस्वती पब्लिक स्कूल में, तब छोटा सा गया था मेरे पास से और बड़ा होनहार था। कोई बच्चों मैं अभिभावकों दर्शकों आपको बात करना चाहता हूं कि नंबरों की कोई बात नहीं है। उस बच्चे के ज़्यादा नंबर नहीं थे, यानी 70-75% लगभग नंबर थे। लेकिन आज वो दूसरे देश से अपनी कंट्री से पैसे लगा करके हाकमली जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने उनके जो भाई अयूब खान जी हैं इनके साथ मिलकर के उस बच्चों ने उन्होंने मतलब एक दृढ़ निश्चय किया इसको डॉक्टर बनाना है। और आज ये मंजिल हासिल कर चुके हैं। और आज वो हजारिया जो चूरू तहसील है, चूरू जिला है, उसी गांव में मेडिकल अफसर लगा हुआ है। और खुद अयूब खान जी का बच्चा है वह जॉर्जिया कंट्री के अंदर वहाँ मेडिकल डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, MBBS से। अब 2 साल 3 साल के बाद वो खुद आ जाएंगे। तो इसी परिवार के अंदर 2-2 घर के आदमी डॉक्टर और 3-3 डॉक्टर लगे होंगे। और ये शेड़ा गांव ही नहीं है, रत्नासरा गांव है, सातरा गांव है, बिनासर है, आपके जितने भी गोरीसर है, इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, 15 गांव जांदवा गांव है, इनके अंदर छोटा मोटा जो मतलब बीमार हो जाता है तो उसके लिए यहाँ इनको सुविधा मिल जाएगी। शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या मतलब यूँ मानिए आप डॉक्टर अयूब खान जी थोड़ी देर में हम रूबरू होंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आप एक बार तो लोन और देगी दोबारा। और हवलदार जी से भी मैं भी डिफेंस में रहा हूँ हवलदार, तो इनका ये पुराना देखो एक घर है। इस साइड में आप फोटो दिखाइए, कैमरामैन जहांगीर जी मेरे साथ हैं। और शेड़ा गांव में जितनी विकास हुआ है, ये अयूब खान जी पहले सरपंच भी रहे हैं। और ये बता रहा हूँ आपको कि 20-30 फुट की ऊंचाई के ऊपर उन्होंने सड़कें और खुरे बनाए हैं। और मैं गांव के अंदर दौरा करता हूँ तो काबिल तारीफ है ये अयूब खान जी कि सब चीज़ें इनके मतलब सरपंच काल में भी बहुत बड़ा कार्य करवाया इन्होंने। और आने वाले समय में ये कहता हूँ कि पूरा रत्नासरा ग्राम पंचायत है आपका जैसे शेड़ा है, ये एक तरफा होकर के इनको सरपंच बनाया था। और आप थोड़ा अंदर आइए, देखो इनका थोड़ा सीन दिखाता हूँ, बढ़िया शानदार है। आप देखो वास्तव में ये आगे जाकर के ये पूरा मेंटेन कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हमें ये मिनी हॉस्पिटल बनाना है, बड़ा हॉस्पिटल बने। और हर कमरे के अंदर आपको देखो इस तरह से आपका ये देखिए ऊपर आइए आप, कितना शानदार है। उन्होंने मतलब भी तैयारी शुरू कर दी है। रेलिंग देखिए आप, इतना शायद आपको शिखर जयपुर के अंदर इस तरह से नहीं मिलेगी। मैंने कई हॉस्पिटल में गया हूँ, इस तरह से रेलिंग और इस तरह का सिस्टम है।
वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो ये खुद ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज के अंदर आपको सुविधा मिलेंगी। इधर भी बाहर जाने के लिए गैलरी है, बहुत शानदार। देखिए आपको पेशेंटों को इधर से आने के लिए और बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से एंट्रेंस करेंगे। और ऊपर भी इनके सारे कमरे बने हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा पहले से तैयारी, इनकी दिमाग में ये बात थी। अभी फिलहाल इन्होंने शुरू किया नहीं है। और बाहर वैसे खुद का मेडिकल शॉप है। ये देखो छोटे छोटे हमारे कमरे बनाएंगे, पेशेंट का बड़ा हाल है शानदार। अभी इन्होंने तो घर की तैयारी करके वैसे, लेकिन ये हॉस्पिटल बन रहा है और बन करके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर बेड लग सकते हैं आराम से कम 4-4, 5-5 बेड हो जाएंगे, 10-15 बेड का ये हो जाएगा। ऊपर की मंजिल है उसमें भी बेड है। यहाँ पेशेंट को अच्छी हवा आने खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए बाहर से पूरा दृश्य दिखाई देगा। और आप ये देखिए इधर भी देखो, पेशेंट बोर नहीं होगा। यहाँ टेलीविजन लगा रखा है, जैसे शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर अपने हॉस्पिटल लगा देते हैं। यहाँ कुछ सोफा सेट पर बैठ जाएंगे, आराम से टेलीविजन का सीन देखते रहो। अब देखिए यहाँ जब है आप आओगे तो यहाँ भी दोस्तों देखो, आपको यह टॉयलेट बाथरूम आपको बाहर यहाँ शहर के अंदर नहीं मिलेगा। मैं आपको देखो एंट्रेंस होकर के दिखा रहा हूँ, ये बाथरूम टॉयलेट है। यहाँ कोई पेशाब की या जांच, किसी प्रकार की जांच होगी तो यहाँ सेफ्टी एकदम चारों तरफ से, किसी प्रकार की लेडीज हो तो जेंट्स हो। और स्पेशल आपको जैसे धीरे धीरे आईसीयू बनाएंगे ये लोग, तो जैसे 2 पेशेंट यहाँ आगे, तो इसके लिए 2 पेशेंटों के लिए देखो कितना शानदार बनाया है इन्होंने। यहाँ आराम से आईसीयू टाइप का बनेगा, ये एसी का पूरा इनका कनेक्शन है सब कुछ। तो ये देखो ये पैसे इनके काफी लगे, और लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, दाऊद देखिए कि देहात के अंदर जैसे सरस्वती पब्लिक स्कूल के लिए ओंकार को खिचड़ में अपना एक मुकाम हासिल किया है, इसी तरह से अयूब खान जी ने भी देखो ये 2 आईसीयू के लिए 2 यहाँ 2 या 4 बेड यहाँ भी लग सकते हैं। देखिए आप, मतलब मुझे तो एक अचंभा हो रहा है कि देहात के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है, और किस तरह से कमली जी और इनके साथ मिल करके, और किस तरह से इनका देखो दृश्य देखिए आप। मतलब मुझे तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि मतलब पेशेंट के लिए और घर के लिए, मल्टीपर्पज के लिए इतना शानदार कार्य देखो इनके साथ में। अचानक अगर कोई बीमार हो जाता है तो किसी गेस्ट आ गया या कोई के आ गया या पेशेंट के हो गए, तो चाहे व्यवस्था की व्यवस्था है। किसी हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है, ये मिनी कैंटीन बना ली उन्होंने कि कल हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज आता है या कोई ये कह देता है मेरे चाय की आवश्यकता, तो यहाँ अपने चाय की व्यवस्था किसी को भी दे सकती है, या घर का आदमी एम्प्लॉय हो सकता है। और यहाँ की आप गैलरी देखिए बाहर आकर के, पूरा गांव का मैं दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ भी देखो पौधे लगा रखे पूरे। ये देखो आप यहाँ पूरे गांव का एक बार सीन दिखाइए कैमरामैन जी, देखो कितना शानदार है। किसी को ये चीज़ की बोधेशन नहीं होती है, यहाँ आकर के पेड़ पौधे किस तरह से हरियाली लगी हुई है, देखिए गांव का सीन। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में शायद ये ऐसा चूरू जिले के अंदर आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। इनका बहुत ही शानदार ये आगे दृश्य बना रहे हैं, और शानदार इनको आगे मैं खुदा से ये निवेदन करता हूँ कि इनको अपनी कामयाबी हासिल करें। और ये देखिए आप आगे काम जारी रखने के लिए अगर 5 मिनट की बनाने पे पूरा है वो यहाँ छत के टाइम में खुला छोड़ दिया, और वैसे नीचे से चला रहा वैसे ऊपर चला जाएगा। और फिर एक बार देखिए गांव का कितना, ये गांव के अंदर आपको ये बताऊं कि मेरी स्कूल के अंदर कम से कम काफ़ी बच्चों ने यहाँ इनरोलमेंट 80 बच्चे लगभग यहाँ जाते हैं। सरस्वती स्कूल की सबसे पहले मैंने जिस दिन फाउंडेशन रखी थी यानी 2005 के अंदर, उस समय शेड़ा ग्राम के मोहम्मडनू के जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो कम से कम 15 बच्चे गए थे, और उनमें से ये तयूब खान है जो डॉक्टर बना हुआ है। और अयूब खान जी का, कमली जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था कि इनके बच्चों को यहाँ तालीम दी जाए। और मैंने वहाँ उर्दू, सबसे पहले उर्दू का विषय मैंने खोला था। आसपास के एरिया में उर्दू की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बच्चे का इंटरव्यू दिलाऊंगा जिसकी इस साल 97% भी नंबर आए उर्दू के अंदर। और कमली जी की भी बेटियाँ वहाँ पढ़ रही हैं, पोतियाँ पढ़ रही हैं मेरे पास। उनके परिवार के 5-6 बच्चे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अयूब खान जी का जो हॉस्पिटल है, ये एक दिन ऐसा सरस्वती पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी झांदवा का जो 50 गांव के लिए सौगात पैदा कर रखा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का। इसी तरह ये अयूब खान डॉक्टर साहब का
हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा एक सौगात पैदा है आने वाले 15-20 गाँव के लिए। और कोविड-19 के अंदर तो इतना ये सेव दे रहे हैं गाँव के अंदर फिर करके हर तरफ से। आप शहर में जाओगे तो कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। एक कोविड-19 का कोरोना वायरस का नाम लेते ही हॉस्पिटल में जाते ही पैसे शुरू हो जाते हैं। और यहाँ सस्ती रेट के ऊपर और कोई ज़्यादा फीस नहीं है बहुत ही। और घर में भी अगर बुला लिया तो विजिट है उसका भी कोई चार्ज नहीं है अयूब खां जी। तो मैं अभी थोड़ा हकमली जी से आपके सामने इंटरव्यू लूँगा और 5-4 क्वेश्चन करूँगा मैं, और ये ज़रूर मेरे को इंटरव्यू में अपना जवाब देंगे। हवलदार साहब बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार साहब। और मैं आज आपके यहाँ भाई साहब के आपका खुद का दोनों का मिला करके हॉस्पिटल है ये देखने के लिए आया हूँ। और अपना वैसे कई दिनों से 2003 से अपना वास्ता है। ये जो हॉस्पिटल अयूब खान जी ने बनाया है अपना, ये किस एम को लेकर के बनाया, इतना बड़ा खर्चा किया उन्होंने? ये तो इसलिए बनाया कि गांव में थोड़ी सी असुविधा थी। हाँ, उस असुविधा को पूरी करने के लिए ये गांव वालों को सुविधा दी अयूब खान ने। ये साहब मतलब बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो अयूब खान जी हैं वो संपूर्ण आसपास गांव के लिए डेडिकेटेड है। और मैंने ये देखा किसी के पास पैसे भी नहीं है तो उसके लिए भी मना कर देते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये इनका नेचर कहाँ से आया ये बताओ आप? नेतृत्व तो परिवार से आता है, हमेशा पीढ़ियों से आता है। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैंने रतनसरा गांव में एक बार देखा था एक आदमी को ये कहते हुए कि जब मैं चर्चा कर रहा था तो बोला कि हॉस्पिटल खोल रहे हैं और ये हमारे लिए इतनी सुविधा है कि शहर में जाएंगे 1000 रुपये लगेंगे, यहाँ हमारा 500 में काम चलेगा, 500 से भी कम में काम चलेगा। तो ये अकबली जी ये मैं पूछ रहा हूँ कि आसपास के जो गाँव को ये इन्होंने इतना बड़ा सौगात दिया है, एक भेंट पेश की है कि आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है हर चीज़ की। तो इसमें 15-20 बेड का हॉस्पिटल है कम से कम। जी हाँ, जी हाँ। और आईसीयू भी है इसके अंदर। आईसीयू भी है। तो इसके अंदर आपके हिदायत खां का लड़का है, वो आपके क्या लगते हैं हिदायत खां? वो 5 नंबर भाई है मेरे। आज आपके 5 नंबर भाई हैं। उनका लड़का मेरे पास से तयूब गया था सर जी। वो आज डॉक्टर लगे हुए, कहाँ लगे हुए सर? झारिया में। अजहारिया में लगे हैं सर। और उनके लिए आप दोनों ने मिल करके, और ये एक दिन तय किया था, मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे अयूब जी कि हम इस बच्चे को डॉक्टरी करवाएंगे। और उसको आपने बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर करके, मैंने सुना था उसकी मदर नहीं थी, लेकिन आपने ये सोचा कि इसको हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये आपका जज्बा और आपके दिमाग में इतनी बात कहाँ से आ गई? मेरे दिमाग में तो इसलिए आ गई कि उसकी मदर न होने की वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इस बच्चा का मायूस ना हो। सही है। तो उसकी वजह से हमने पूरे परिवार ने इसके हाँ जी मदद की, तो आज वो अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। हकमली जी, एक आप फौजी होकर के और इतनी बड़ी मतलब एक बेड़ा उठाया, आज वो बच्चा कामयाब हो गया और आज मेरी भी स्कूल का नाम रोशन है। और मैं ये महसूस खुद भी कर रहा हूँ कि जैसे मेरा इकलौता पुत्र मनोज था, वो अचानक किसी कारण से वो डेथ होगी, लेकिन मैं आपकी तरह अभी भी हिम्मत करके और मेरी सरस्वती पब्लिक स्कूल को संभाल रखी है। तो ये मन में तो देखो दुख सभी के होता है, अपनी औलाद जाती है, खूनी रिश्ता है, लेकिन आपका 5वां भाई होकर के आप उसकी मदद न होकर के आपने इसको इतना बेड़ा, आपने खुद ने पैसे दिए, अयूब जी ने पैसे दिए। तो मैं एक आपको ये बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अकबली जी, आपको जो जानव में सबसे पहले निर्णय लिया था, और आपकी पोतियां भी मेरे पास पढ़ रही हैं, कंटिन्यू पढ़ रही हैं, एक दिन भी टीसी कटाने का इरादा नहीं किया, कटाएंगे भी नहीं और आप कटाओगे भी नहीं। तो सर आप ये बताइए कि आपको सरस्वती स्कूल के ऊपर इतना पूर्ण विश्वास कैसे हो गया कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है, बच्चों को लाभ मिलने वाला है? इसलिए हो गया कि हम बार बार स्कूल में जाते हैं। हाँ, वहाँ के मतलब शासन देखते हैं। हाँ। उस शासन की वजह से हमको यकीन हो गया कि ओंकार जी के स्कूल में हमारे बच्चों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी की वजह से हमने इतना बड़ा रिस्क लेकर हमारे पोतों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि आगे आपको तरक्की दे। हाँ। और आप भी सेवा करते रहे, हमारे से जितना सहयोग होगा हम आपका सहयोग करेंगे। हकमली जी, मैं 2001 में स्कूल खोली थी, तो 2003 के अंदर मैंने हॉस्टल खोला था, और आपके गांव के निज़ाम खां जी और निज़ाम खां जी मार्शल वाले अयूब खां जी एक बार फतेहपुर के उस पार कोई आपके गांव में रिश्तेदारी थी, वहाँ गए हुए थे।
और अचानक रात को 12 बजे 12:30 बजे वो वहाँ से आए थे और मेरे स्कूल में आए। वो उन्होंने देखा कि ओंकार जी कहते हैं कि हॉस्टल में बच्चों को मैं रात की 12 बजे तक पढ़ाई कराता हूँ, देखते हैं। तो मैं एक कमरे के अंदर बच्चों को लिए 32 बच्चों को लिए आता। उस समय मेरे पास 10-11 बच्चे आपके परिवार के थे। और जब उन्होंने स्कूल का गेट खोला तो मैंने गेट खोला, फिर मेरे पास आया, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। तब उन्होंने कहा कि वाकई काबिल तारीफ़ है और आप रात की 12 बजे तक लिए बैठे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। और वहाँ मैंने सिर्फ बालाजी की फोटो लगा रखी थी, सरस्वती की लगा रखी थी, मक्का मदीना की भी लगा रखी थी। तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी आपने क्यों लगा रखी है? वो ये सर्व है धर्म मतलब स्कूल है। तो इससे क्या मेरे स्कूल से जिस मैंने सबसे पहले से उर्दू संस्कृत के साथ साथ उर्दू का सबसे पहले मान्यता ली थी। तो आपके बच्चों को उर्दू का फायदा हो रहा है क्या सर? फायदा हो रहा है साहब हमको, अच्छा, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चों की दिल से ये था कि हम उर्दू पढ़ें। उर्दू पढ़ें। उर्दू पढ़ने से क्या है कि परिवार का, कौम का, समाज का एक संस्कृत उसमें जुड़ता है, मतलब जुड़ता है। क्योंकि हम ये मेन लैंग्वेज है उर्दू। लैंग्वेज है। हाँ, उर्दू पढ़ने से कुरान भी पढ़ लेता है हाँ। आदमी। तो वो तो हमारे धर्म की आस्था है। आस्था है। तो आस्था में आप बराबर उतर रहे हैं, इसलिए हमने आपके ऊपर यकीन किया। हमारे पोते पोतियों को आपके स्कूल में भेज रहे हैं हम। मैं सिर्फ फौज में था 17 साल तक, तो मैं किसी को जात नहीं पूछी थी और किसी ने मेरे को जात पूछने की हिम्मत नहीं की थी। और मैं एक ही मन में ये रखता था कि मानव है। और जब यहाँ आया तो मेरे को समाज के अंदर थोड़ा थोड़ा ये कटकटाव सा मिला। तो मैंने एक निर्णय लिया था कि नहीं, अपना जो फौज का सिस्टम था कि सर्वधर्म रहना है अपने को। एक मानव है बस। उसकी अगर ब्लेड से अगर हम किसी को अगर ब्लेड से अपने अंगुली भी काटते हैं तो दोनों के खून निकलेगा, तो इसका मतलब मानव है। ये जो जातिवाद का जो लोगों ने ये जहर फैला दिया, ये तो सिर्फ राजनीतिक नेताओं ने अपना वोट लेने के लिए फैलाया है। आप राजनीति भी बहुत ही गहरी राजनीति जानते हो। तो मैं एक आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब वर्तमान में जो स्थिति राजस्थान की चल रही है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? राजस्थान की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। बहुत बढ़िया सर, दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति बिल्कुल है सर। और ये दयनीय स्थिति क्यों है कि मेरे जैसे अनपढ़ आदमियों के राजनेताओं के बकाव में आने की वजह से हो गई है। हाँ, जबकि आज तक राजस्थान में ऐसी दयनीय स्थिति नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी है। हाँ, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं बने आगे। ना बने। हाँ, लेकिन अब ये तो राजनीतिक, अब हम लोगों को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा जनता को कि ये कौम और धर्म के ऊपर चलेंगे तो अपना विनाश हो जाएगा। एक मैं कमल जी ये पूछना चाहता हूँ, अब हमारे गांव में टिड्डी चल रही है और दूसरे के साथ कोरोना वायरस भी चल रही है। इधर चाइना भी अटैक करने की तैयारी कर रहा है, उधर पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, नेपाल भी राम को कह ले कर रहा है कि मेरे पास पैदा हुआ था यहाँ। तो आप डिफेंस में रहे सर, क्या कभी अगर ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या भारत की सेना जीत पाएगी या हार पाएगी? बिल्कुल निश्चित जीतेगी भारत की सेना, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। लेकिन जीतेगी जब ये आपसी का जो भेदभाव है ना, ये खत्म हो, क्योंकि उनको अपना लूज पॉइंट का पता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ साहब आपको कि आप यहाँ गांव के अंदर मैंने ये देखा है कि आपका रुतबा बहुत ज़्यादा है। हर आदमी छोटे से लेके बड़े तक आपकी इज्जत बहुत करता है। और इसका कारण एक तो ये हो सकता है कि आप मिलिट्री में डिसिप्लिन्ड आदमी रहे थे और उसके बाद में अब किसी को आप कोई कौम के अंदर अगर राय देते हो तो आपको सबसे पहले बुलाया जाता है मीटिंग के अंदर, और आप दूध का दूध और पानी का पानी कह देते हो। उससे आदमी की सच्चाई पेश होती है और हर आदमी आपसे स्नेह रखता है। तो अब जब ये मैं एक आपको दर्शक पूछना चाहता हूँ कि आपने एक ये मिशन चला रखा है अपने गाँव के अंदर कि बच्चे हमारे आवारागर्दी में ना जाएँ, और मतलब दहेज प्रथा या लेन देन कोई चीज़ की होती है तो उसके अंदर हम आपके मैंने एक बार वीडियो भी देखा था, उसके अंदर बच्ची की शादी होती है तो आपने मना कर दिया कि हम इतने पैसे ये देने वाला नहीं। ये दहेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दहेज मांगना ही अपराध है और दहेज मांगने वालों से हम कोई रिश्ता भी नहीं रखते। हमारी कम्युनिटी की सोच बन रही है बहुत बढ़िया कि जब बच्ची अगले ने 15 साल 20 साल की बच्ची अगले ने करके दे दी सबसे बड़ा दहेज तो दे दिया उसने। पैसे खर्च खर्च करने से मतलब आदमी नहीं मरता, लेकिन दहेज में जाकर के थोड़ी तकलीफ होती है बच्ची को तो माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए हमने ये प्रथा चलाई है और हम ऊपर वाले से दवा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको कामयाब करे इंशाल्लाह। एक बात मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव के अंदर जब अयूब खान जी को सरपंच घोषित किया गया था तो पूरा आपकी पंचायत है पूरी ने ये कह दिया कि हम इसको सरपंच बनाएंगे, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा। ये अयूब खान जी का क्या इसमें बहुत बड़ा क्या रोल था, क्या इनका व्यवहार था, किस वजह से ऐसे हुआ था?
ये तो हमारे गांव के अंदर हमारी सहानुभूति, हर आदमी से लगाव, प्यार, मोहब्बत रखा हम लोगों ने। बिल्कुल उसी की वजह से हमारे परिवार के ऊपर गांव वालों ने, पंचायत ने विश्वास किया। और उस विश्वास पे हम तो, कोई गलती हो गई होगी तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। मानो जाती है वो करता रहता है। बाकी उसी के ऊपर हमको विश्वास के ऊपर गांव वालों ने, पंचायत ने हम पे पूरा विश्वास किया और पंचायत पूरी बराबर भी उतरी। उसका हम धन्यवाद देते हैं गांव वालों को, बस्ती को। अकमल जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका गांव है, ये दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करता जा रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आपके गांव के अंदर बहुत शानदार बिल्डिंग बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मतलब फॉरेन में बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। मैं एक बात मान के चलता हूँ कि जब लोग फॉरेन में जाते हैं तो इंडिया की करेंसी इस आधार पर ही छापी जाती है कि या तो देश की, भारत के पास सोना कितना है या फॉरेन करेंसी कितनी है। तो आप लोग जब अपने गांव से दूसरे देश में भेजते हो, अरबियन कंट्री में, तो वहाँ से पैसे आपके बंदे लाते हैं, बच्चे लाते हैं या आपके बेटे लाते हैं, तो वो करेंसी इंडिया में आती है। इंडिया में आती है तो इंडिया की करेंसी छपती है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये लोग अभी जैसे फॉरेन वाला सिस्टम कोविड-19 की वजह से हो गया, तो अब वर्तमान में आर्थिक स्थिति देश की बहुत ख़राब है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि ये कोविड-19 कब तक क्या है, ये कुदरत का कहर है, कब तक सही हो जाएगा? देखो जी, कोविड-19 जो है, ये तो मेरी सोच अलग है। हाँ, मेरी सोच ये है कि कुछ तो सरकार ने भी गलत अफवाह फैला रखी है। बिल्कुल सही बात है। यानी जुकाम होगी उसको कोरोना डिक्लेयर कर दिया। जब इसका वैक्सीन ही नहीं बना तो 40,000 आदमी ठीक कैसे हो गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मतलब ये कुछ तो सरकार ने ही, सरकार इसमें लूज पॉइंट दे रही है। हाँ। वर्ल्ड को लूज पॉइंट दे रही है। बिल्कुल दे रही है। और आर्थिक स्थिति की आज है कि धरातल पर आगे। हाँ। अब फिर भी जो है ना, सरकार जो है वो भाषणों में लिप्त रहती है। और कोई कार्य आज तक देखो, अपने गांव में कौन सा ये मोदी सरकार ने काम किया? कोई काम नहीं करवाया। कराया तो बताइए आप। नहीं करवाया। फिर कह रहे हैं कि हमने बिजली 18,000 गांव में बिजली लगाई। बिजली राजस्थान में तो एक गांव में बिजली नहीं लगाई है। बिल्कुल नहीं। कोई सड़क का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। खाली अब भाषण करने से मान लेंगे तो ये जनता मानेगी तो जनता की बेवकूफी है। एक में ये बहुत, आप राजनीतिज्ञ हो इसलिए दो बात और पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले आर्थिक स्थिति देश की बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। हर इंसान के घर के अंदर 1-2 लाख रुपए मिल जाते थे। और 2014 के बाद में, मैं कोई पार्टी इंडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ कि 2014 के बाद में देश की इतनी स्थिति खराब हो गई कि आज प्राइवेट स्कूल के 7 मालिकों ने सुसाइड कर लिया है। ये बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है। और ग्रोथ रेट थी 2014 से पहले 6% थी, आज ग्रोथ रेट 0% है। यानी एक भारत के नागरिक की आय एक दिन की 6 रुपया पहले थी, आज 0%, 1 रुपया भी नहीं है। तो इसके अंदर इसका मतलब जो ये कोविड-19 तो अब आई है 2019 में। इससे पहले तो आर्थिक स्थिति लोगों की बैंक खराब हो गई, नोटबंदी लगी थी, जीएसटी लग गई। अब एक बस लाता है तो 18 लाख के आते हो तो 180,000 रुपये, 1,80,000 फालतू लगते हैं। तो आप कहते हैं कि हम इतने पैसे डालिए खातों में गरीबों के, बीपीएल में डाल दिए। ये मुझे तो सूखा ड्रामा बिल्कुल। मेरी बात सुनो, नोटबंदी से क्या मिला देश को? 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान मिला। और रकम तो बैंक में आ गई। करे 2 नंबर वालों का रुपया कटवाएंगे। अच्छा, आपके बैंक में रुपया ही आ गया तो फिर 2 नंबर गया कहाँ? मैं एक बात पहले कमलेश जी सुनी थी, जब रामदेव बाबा जो गुरु हैं, उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कांग्रेस के विरुद्ध के अंदर ये बातें बोली थी। और ये बोला था कि स्विस बैंक के अंदर इतने रुपये हिंदुस्तान के ब्लैक मनी है कि अगर पैसा यहाँ आ जाता है तो 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान के आदमी को 60 साल तक पेंशन मिलेगी। वो पैसे अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए? स्विस बैंक में 2014 के बाद में ज्यादा पैसा जमा हुआ है। बात करें, मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अब रामदेव जी ने किस आधार पर कहा लेके आए, तो फिर मोदी जी पैसा क्यों नहीं लेके आए? हाँ, वो पैसे कहाँ चले गए? वो पैसे कहाँ गए? अभी कोई सुना कि काला पैसा स्विस बैंक में है भारत का? नहीं 2-3 साल से तो मैं तो नहीं सुना। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि रामदेव बाबा ने जब भी हड़ताल करता, भूख हड़ताल करता या धरना देता था, वहाँ उस समय ये कहता था कि 100 रुपये के नोट से ऊपर नोट नहीं होना चाहिए। और जब मोदी सरकार आ गई तो 2,000 का नोट छाप दिया, 1,000 का बंद कर दिया। तो उनकी रामदेव बाबा की तो चली नहीं सर। और वो 2,000 के नोट से तो करप्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
तो इसके बारे में आप क्या कहते हो, नोट ज्यादा बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? नोट तो देखो 1000 रुपए से ऊपर तो नोट होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी सोच है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई पार्टी बेसिस हाँ, पे नहीं कर रहा नहीं, हूं। मैं कोई बीजेपी की भर्सना नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस को सिर पर ले रहा हूं। तो नहीं, हम तो कांग्रेस को भी हमारे घर पे बोरी तो नहीं डालेगी, नहीं डालेगी, ना बीजेपी डालेगी। खुद कमाएंगे, खुद कमाएंगे, हमारा घर चलाएंगे। तो अब ये है कि मेरी सोच तो ये है कि 1000 से ऊपर नोट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज हर आदमी के घर में 2000 का नोट नहीं मिलता, और पहले में 2014 से 2000 का नोट की छोड़ तो 500 रुपए नहीं मिलेंगे। 500 रुपए नहीं मिलेंगे। मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे बाहर हैं। मैं पेंशन ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन इतनी महंगाई हो गई कि 500 रुपए मेरे घर में नहीं है आज। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरे पास भी तेल के पैसे नहीं है। तेल के पैसे नहीं है। क्योंकि मतलब अच्छा, अब तो कैसे आएंगे तेल के पैसे? 8-9 महीने से स्कूल ही बंद पड़ी है। स्कूल बंद है तो आप बच्चों से पैसा ले नहीं सकते। पैसे लेने लगता। मैंने तो देखो, जब तक स्कूल नहीं खुलेगी तब तक कोई फीस चार्ज नहीं है, मैंने ये तय किया है। दूसरी बात, मैंने पेरेंट्स को ये कह दिया कि आप महीने से दो, 2 महीने से दो, 3 महीने से दो, हमें तो केवल गाड़ी के तेल की और मास से उतर का थोड़ी बहुत 50%, 25% देते हैं, उससे चलाएंगे काम। पेरेंट्स को कह रखा है। लेकिन ये आर्थिक मंदी कब तक रहेगी सर? आर्थिक मंदी रहेगी, ये बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी जब तक रहेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपकी इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।